आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। पिछले वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर में संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आइए पढ़ते हैं। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरी जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं, कहने का मतलब ये है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उस पर बहुत सारे जीव जंतु भी हमारे साथ रहते हैं। मानव जाति के साथ बहुत सारे जीव जंतु भी इस पे निवास करते हैं और हम इस पर विभिन्न तत्वों पर निर्भर रहते हैं। हमारा अस्तित्व किसी न किसी तत्व पर निर्भर रहता है, जैसे वायु, सांस लेने की हमें वायु की ज़रूरत है, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी न किसी प्रकार से देखें तो किसी न किसी हम तत्व पर निर्भर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे भारत में वनस्पति और प्राणी जाति। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व में सबसे समृद्ध देश में से एक है। जैव विविधता मतलब कि जहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ विश्व की सारी जैव प्रजातियाँ की 8% संख्या, यानी कि कुल मिला के 9 लाख लगभग प्रजातियाँ यहाँ हमारे भारत में पाई जाती हैं पूरे विश्व की। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्से के बारे में पढ़ चुके हैं, जो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति और प्राणी जात हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुंथे हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय में इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति और 20% स्तनधारी है। भारत में कितने परसेंट वन्य वनस्पति है? 10% और 20% स्तनधारी है। लुप्त होने का खतरा है, मतलब ये लुप्त के कगार पर है। आगे अभी हम पढ़ेंगे कि वन्य जीव जो हैं कौन कौन से लुप्त हो रहे हैं, कौन दुर्लभ स्थिति में है, कौन स्थानिक हैं, कौन मतलब जातियों के अलग अलग भेद को पढ़ेंगे कि जातियाँ किस किस प्रकार से संकट में हैं, सामान्य हैं और भी बहुत कुछ। लुप्त होने इनमें चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चीतेदारी उल्लू, मधुक और भी बहुत सारे ओबडोरिया, हेप्टान्यूरॉन जैसे पौधे शामिल है। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों में लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, जिस प्रकार से भारत में वनों की कटाई हो रही है, उस प्रकार से वन भी लुप्त होते जा रहे हैं। देखिए, ये एक वन है। तो आइए हम विभिन्न पौधों और प्राणी जाति के बारे में पता लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण IUCN के अनुसार कि कौन कौन सी मतलब कि इन जो भी जातियां हैं इनको किन श्रेणियों में किस किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है सामान्य जाति। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, मतलब ये जीवित रहने के लिए सामान्य है, जैसे पशु है, साल है, चीड़ है और कृंतक, रोडेंट्स है आदि हैं। संकटग्रस्त ये वे जातियां हैं जिन्हें लुप्त होने का खतरा है, इनकी जीवन संकट में पड़ा हुआ है। तो इनकी क्या इसमें कौन कौन से आते हैं? काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई इत्यादि। ये सारे जो जानवर हैं इनका जीवन बहुत खतरे में है। आगे हम पढ़ेंगे सुभेद जातियाँ, इनके बारे में। ये वे जातियाँ जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा घट रही हैं, दिन प्रतिदिन इनकी संख्या घटती जा रही हैं, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी के डॉल्फिन। इन सब की जातियाँ धीरे धीरे क्या हो रही हैं? घटती जा रही हैं। आगे हम पढ़ेंगे दुर्लभ जातियाँ। नेक्स्ट है दुर्लभ जातियाँ। ये वे जातियाँ जो बहुत कम हैं और जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा घट गई हैं। मानो तो इनको ढूंढना भी बहुत मुश्किल सा हो गया है, मतलब विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती हैं, तो यह संकट जातियाँ ही की श्रेणी में आ सकती हैं। इन्हें एक तरीके से संकटग्रस्त की श्रेणी में हम ले सकते हैं, लेकिन ये वे जानवर होते हैं इसमें जो इनको मिलना बहुत मुश्किल सा हो गया है अब। आगे है स्थानिक जातियाँ।
प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश में मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। ये सब क्या है? स्थानिक जातियाँ हैं, मतलब कि जगह, मतलब इनका एक जगह होता है, फिक्स जगह, कि ये इस स्थान पे है तो ये इसी स्थान पे रहेंगी, दूसरे स्थान पर ये नहीं पाई जाएंगी, उसे हम कहते हैं स्थानिक जातियाँ। अगला है लुप्त जातियाँ, जो कि संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं। ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई है, मतलब कि ये अब हमारे यहाँ नहीं है। जैसे चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख, ये सब लुप्त हो चुके हैं, अब इनकी संख्या में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। अब आगे देखिए इस टॉपिक में लिखा है एशियाई चीता कहाँ चला गया, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ लिखी गई हैं, जिसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्राकृतिक संसाधनों को परिवर्तित कर दिया है। देखिए कुछ लुप्त और दुर्लभ और संकट ग्रस्त जातियाँ इस फिगर में हमें दिखाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीव से ही प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्हें वन और वन्य जीव को नुकसान पहुंचाया है। हम ही लोग वन काटते हैं, वन से अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें तो पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन वापस हम वन नहीं लगाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि वापस से जाके इन्हीं वन से हम जीवित हैं, इन्हीं वन से हमें स्वस्थ हवा मिल रही है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करी है। तो जब ये मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करी है तो मुझे भी इसकी देखभाल, इसकी रक्षा करनी चाहिए, इस बात का हम ध्यान नहीं देते हैं। देखिए भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान काल में रेल, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों में सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। स्वतंत्र भारत के बाद कृषि को बढ़ावा दिया गया है, तो धीरे धीरे जंगलों को काट के कृषि शुरू की गई है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किमी वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। ये बहुत बड़ी मात्रा है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्र विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती अथवा स्लेश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। बड़ी विकास परियोजना ने भी वनों में बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किमी से अधिक वनों को साफ करना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। वनों की बर्बादी और खनन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में। इसमें कई प्रजातियां और प्राकृतिक आवासों का नुकसान पहुंचाया गया है और कई जातियां जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल हैं, वे आवागमन मार्ग को बाधित किया है। मतलब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने वनों को काट करके उसे कृषि के लिए उपयोगी साबित किया है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी, पशुचरण और ईंधन लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इनमें से कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारों ओर ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ टकराकर की जाती हैं, न कि पूरे पेड़ काटकर। वन पारिस्थितिक तंत्र देश में मूल्यवान वन खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष है, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने हैं, इसके विभिन्न बीच में संसाधन परिस्थितियाँ पैदा करती हैं। मतलब कुल मिला के हमें इसमें यही बताया गया है कि कैसे